कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। भाटिया प्रोडक्शन हाउस वाले अपनी अगली हॉरर फिल्म की लोकेशन के लिए मीटिंग कर रहे थे। डायरेक्टर संजय रावत अपनी रिसर्च टीम पर भड़का हुआ था। 3 महीने बीत गए पर तुम कदों से एक ढंग की हॉरर लोकेशन नहीं छोड़ी गई। अरे भूल जाओ तुम सभी की रावत अपनी फिल्म यूं ही किसी जगह शूट कर लेगा। डायरेक्टर रावत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी टेबल पर बैठा एक शख्स फुसफुसाया, इनको तो अब सच में एक भूत बंगला ही लाके देना होगा। डरता नहीं है रावत, ढूंढ के लाओ असल का भूत बंगला। मैं तो वहां भी शूट करने को रेडी हूं, समझे। रावत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि इतने में कोने में खड़ा एक लड़का सकपकाते हुए बोला, सर एक बंगला है। ले भाई, हमें तो नहीं मिला और ये इंटर्न हमें बताएगा कि लोकेशन कैसे ढूंढती है। रिसर्च टीम की बात सुन डायरेक्टर फिर से भड़क गया और बोला, तुमसे तो कुछ खड़ा नहीं गया और अब कोई कुछ कह रहा है तो इंटर्न क्या उसका मुंह बंद कर दो। लड़के तुम बताओ किस बंगले के बारे में बोल रहे हो। सर यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है वो बंगला जहाँ पहले एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, पर उनकी बेटी के मर जाने के बाद उस घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी और अंत में उन्हें वो घर छोड़ के जाना पड़ा, जो अब किसी कब्रिस्तान की तरह दिखता है, जिसके बाद से लोग उसके आसपास भटकने से भी डरते हैं। इंटर्न की बात सुन डायरेक्टर का इंटरेस्ट उस बंगले में बढ़ने लगा और उसे उस बंगले के बारे में और भी कुछ बताने को कहा। फिर इंटर्न ने डायरेक्टर को वो सब कुछ बताया जो उसने रिसर्च के दौरान जाना था कि उस घर में शायरा नाम की लड़की की आत्मा भटकती है, जिसने जाने अनजाने में ओइजा बोर्ड से काली शक्ति को अपने अंदर प्रवेश करने का न्योता दे दिया, जिसने अंत में उसकी जान ले ली और उसकी आत्मा आज भी घर में भटकती है, जिससे पड़ोसी इतना खौफ खाते हैं कि उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। बंगले के बारे में इंटर्न की सारी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर ने कहा, परफेक्ट, ऐसी लोकेशन की तलाश थी मुझे। सोमांश, यू आर नो मोर इंटर्न नाउ। आज से असिस्ट करोगे तुम मुझे। अच्छा ये बताओ, प्रॉपर्टी ओनर का कुछ इन्फॉर्मेशन है? कैसे मिलेगी वो जगह मुझे? सर सब इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं, आप कहें तो मैं एक बार बात कर लूंगा। कर लूंगा नहीं सोमांश, अभी करो। पैसों की परवाह नहीं है, हमें बस वो बंगला चाहिए किसी भी हाल में, समझे। डायरेक्टर की जोशीली आवाज सुन सोमांश में भी जोश भर गया था और वह आधी रात में ही बंगले के मालकिन को कॉल लगा देता है। हेलो हेलो, हाँ कौन? जी, हमें आपका बंगला रेंट पर चाहिए फिल्म की शूटिंग के लिए। कीमत मुंह मांगी मिलेगी, मना मत कीजिएगा। बंगला रेंट पर चाहिए, ये सुन के हाउस ओनर का दिमाग घूम गया, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है, इतने रात गए तुमने इस बात के लिए मुझे फोन किया? तुम्हें पता भी है कुछ मेरे बारे में या उस बंगले के बारे में कि बस मुंह उठाकर कॉल कर दिया? बंगले के मालकिन ने एक के बाद एक इस सोमांश पर कई सारे सवाल दाग दिए और उस पर भड़कने लगी। सबको यही लगा कि भूतिया बंगला तो मिलने से रहा। तभी सोमांश ने प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में सेना। पहले आपके पति ने आपका साथ छोड़ा, फिर शायरा की मौत के बाद आपका बंगला शापित हो गया, जिसमें ना आप रह पा रही हैं और ना ही उसे खरीद रहा है। और तो और आपकी नौकरी भी जा चुकी है और सेविंग्स के पैसे भी खत्म होने को हैं। आपकी हालत ये हो चुकी है कि अब आपके गोरे जिस्म से भी उनका दिल उतरने लगा है, जिसके बदले आपको नोट देते थे। अब रोज रात आप महंगी विस्की की जगह सस्ता ठर्रा पीते हुए यही सोचती हैं कि अगले महीने का खर्च कहाँ से लाऊंगी। पर हम फिल्म वाले इतने बुरे भी नहीं हैं, आपके बुरे वक्त में आपके काम आ सकते हैं। तो मैं डील डन समझू ना मिसेना? कितने पैसे मिलेंगे? ऐना के सवाल ने रावत के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान ला दी थी। वो सिगार का पफ लेते हुए सोमांश के पास गया और उसे गले लगा लिया, क्योंकि इस वक्त सोमांश उसके लिए कोई जादूगर था जिसने पल में उसकी सारी मुश्किलें गायब ही कर दी थीं। उधर सब कुछ तय हो गया था कि क्या और कैसे होना है। फिर आया शूट का दिन। क्रू के सारे लोग बंगले के बाहर ही खड़े थे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस बंगले के अंदर जाए, जिसके बारे में पहले से इतनी बातें उन लोगों ने सुनी थी। तभी वहां रावत की गाड़ी पहुंची और जब उसने देखा कि अभी तक वहां कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ब्लडी इडियट्स, अभी तक कुछ भी शुरू क्यों नहीं हुआ? डायरेक्टर आकर सेट पर लाइट रेडी करेगा क्या? रात को इतना गुस्सा होते देख फिल्म की हीरोइन बाहर आई और इस कामुक अंदाज में से समझाते हुए कहा, रावत डियर, इतना गुस्सा मत करो।
हो जाएगा सब, और इसी बहाने मुझे सीन समझाने का तुम्हें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। रवीना की बात सुन रावत की आंखें चमक उठती हैं और वो सोमांश से सब कुछ संभालने को कहे खुद रवीना के बल खाते चाल के पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर कमरे में पहुंच रावत ने कहा, रवीना, आज सीन कुछ ऐसा है कि तुम एक ऐसे घर में पहुंच गई हो जो भूतिया है, और उसके अंदर पहुंचते ही तुम्हारे अंदर सैकड़ों आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। अरे आप तो सच में सीन समझाने लगे। मुझे तो लगा डार्लिंग कि हमारे बीच में कोई सीन बनेगा और अगली फिल्म में मैं ही आपकी हीरोइन बनूंगी। मेरी हीरोइन तो तुम हो ही जाने मन। इतना कहते ही रावत ने रवीना को दीवार पर टिकाया और उस पर टूट पड़ा। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट गए जैसे सांप से चंदन, और इससे पहले कि वो सारी हदें पार करते, एक जोर की आवाज ने उनके प्यार में रंग में भंग डाल दिया और वो उस कमरे से निकलकर हॉल में आ गए जहां सभी ने शायरा के कमरे में लगे उस लकड़ियों को हटा दरवाजे को तोड़ दिया था। कमरे के अंदर ठंडक और अजीब सी शांति फैली थी। सोमांश ने कमरे की लाइट जलाई जो कभी चलती तो कभी बुझती थी। इसी कमरे में लगा क्रॉस अपने आप ही उल्टा हो गया, जिसे देख क्रू का एक आदमी चीखता हुआ बंगले से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। आदमी की चीख सुन सबको किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। सबके कान खड़े और डर के मारे खून गर्म हो गया था। देखते ही देखते सारा क्रू बंगले से बाहर जाने को दौड़ पड़ा, मानो जैसे उन्होंने सच में कुछ देख लिया हो। सोमांश ने भी काफी कोशिश की पर वो किसी को रोक नहीं पाया। अब इस बंगले के अंदर सिर्फ रावत, रवीना और वो ही बचा था। अब बंगले का दरवाजा बंद हो गया। रावत सोमांश से कहता है, सोमांश, ये कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हुआ? रवीना, रवीना कहाँ गई? क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है यार? मैम अभी तो यहीं थी और ये फोन का नेटवर्क भी गायब हो गया, पता नहीं कैसे। सोमांश गुस्से में अपने मोबाइल को पटकता है। तभी हॉल में लगा टीवी अपने आप चलने लगता है। रावत और सोमांश दोनों को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। देखने के लिए जैसे जैसे वो टीवी के करीब बढ़ते हैं वैसे वैसे वो और तेज छिलमिलाने लगता है, जैसे किसी ने एंटीना गलत डायरेक्शन में घुमा दिया हो। फिर अचानक से उस टीवी से एक तेज आवाज आई और उस पर रवीना दिखने लगती है, मानो वो जैसे कहीं फंस गई हो और उसका वीडियो इस टीवी पर चल रहा हो। रवीना को यूं टीवी के अंदर फंसा देख रावत के रोंगटे खड़े हो गए। वो टीवी के पास पहुंच उसे आवाज देने लगा, रवीना, तुम कहां फंसी हो? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता संजय, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। इतना कहते हुए रवीना रोने लगती है और मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, जो देखते ही देखते टीवी के बाहर आ जाता है। रावत भी न जाने क्या सोचता है और उसका हाथ थाम उसे खींचने की कोशिश करने लगता है, पर रवीना टस से मस भी नहीं हुई। टीवी के अंदर उसकी आंखें लाल होने लगी और फिर उसने एक झटके में रावत को अंदर की तरफ खींचा और खींचते खींचते उसका पूरा हाथ टीवी के अंदर ले लिया। पर इससे पहले कि रावत को पूरा अंदर खींचती, सोमांश ने उसे जोर से पकड़ लिया, जिसके बाद रवीना ने अपने मुंह से रावत के हाथ को उसके शरीर से अलग कर दिया, जिसके बाद रावत और सोमांश दोनों जमीन पर गिर गए और टीवी वापस बंद हो गया। रावत दर्द के मारे ऐसे छटपटा रहा था मानो जैसे वो कभी भी दम तोड़ दे। दर्द से कराते हुए वो वापस से शायरा के रूम में ही रेंगते हुए पहुंच गया और एक कोने में पड़ने लगा जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। सोमांश रावत को संभालने की खूब कोशिश करता है लेकिन संभाल नहीं पाता कि अचानक से रावत के पीछे से एक हाथ निकलने लगा, जो कुछ और नहीं बल्कि रावत का ही कटा हुआ हाथ था, जिसे रवीना ने टीवी के अंदर ही काट लिया था। उस हाथ के साथ रवीना भी अंधेरे से बाहर निकली, जिसे देख किसी का भी सिर चकरा जाए। एक तो उसका रूप जो बार बार बदल रहा था, जैसे उसके शरीर में बहुत सारे लोगों की आत्मा आ गई हो। ऊपर से उसकी भयानक हंसी, जिससे पूरे घर में कंपन होने लगी थी। और फिर देखते ही देखते रवीना ने एक और नया रूप ले लिया, जिसे देखते ही डायरेक्टर रावत चीखते हुए बोला,
तुम। रावत ऐसे चौंका जैसे उसने किसी जाने पहचाने चेहरे को देख लिया हो, जिस पर रवीना का शरीर लिए वो शैतानी आत्मा ऐसे चीखी कि सोमांश उड़ता हुआ दीवार से टकरा गया और रावत का गला उसके हाथ में था, जिसके बाद उस शैतान ने रावत के दूसरे हाथ को भी उखाड़ फेंका और उसके गले को पकड़ जमीन पर ऐसा पटका कि उसका पूरा शरीर जमीन के अंदर और सिर बाहर रह गया। उसकी जुबान इस वक्त अपनी जान की भीख मांग रही थी। फिजा, मुझे छोड़ दो, अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने अपने पांव को उठाया और रावत का सिर जमीन के अंदर धंसा दिया, जिसके बाद उस शैतानी शरीर ने फिर से रवीना का रूप लिया और जमीन पर गिर पड़ी। उधर सोमांश की भी बंद होती पलकें अब पूरी तरह से बंद हो गई थी और जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया और उसके बगल में रवीना, जिसके एक आंख में पट्टी और दूसरे आंख में आंसू थे। उसे देखते ही सोमांश ने कहा, कौन थी फिजा? सोमांश के इस सवाल के बाद रवीना की भीगी पलकों ने सब बयां कर दिया कि फिजा भी रवीना की तरह एक एक्ट्रेस थी, जिसे फिल्म देने के बदले में डायरेक्टर ने उसके जिस्म का खूब फायदा उठाया, यहां तक कि शादी का वादा भी किया था। पर रवीना के आने के बाद वो उस पर फिसल गया और उसके साथ ही अपनी रातें रंगीन करने लगा। फिर आखिरी वक्त में फिजा को फिल्म से हटवा रवीना को ले लिया, जो फिजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने रावत पर केस कर दिया, जिसके बाद रावत ने उसे बहला फुसला कर अपने घर बुलाया और नशे की हालत में उसे जान से मार दिया। पर यह बात रावत को भी कहां पता थी कि वह शापित भूत बंगला उसकी ही मौत की वजह बन जाएगी।